वेलकम बैक बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप के सभी लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और उसके साथ साथ हमने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइन, तो वो आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो उसमें भी मैंने सारी हिंट दे रखी थी आप लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आई होप कि आप लोगों ने वो कर लिया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लेते ना लेते हुए हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। आगे का नया टॉपिक है हमारा प्लेन। क्या है बच्चों? प्लेन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे तो बहुत सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, लेकिन प्लेन थोड़ा अजीब है। नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, अजीब कुछ नहीं है इसमें भी। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लेन तो आपके सामने दिख रहा है, बहुत वही प्लेन है हमारा। ठीक है, तो प्लेन की बात करने वाले हैं, तो 3D ज्योमेट्री में प्लेन क्या किस तरह से हम लोग डिस्कशन करने वाले वो थोड़ा डिस्कस कर ले। तो पहला तो हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में क्या दे रखा होगा कि भाई कोई प्लेन होगा, वो प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से परपेंडिकुलर नॉर्मल दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? ओरिजिन से परपेंडिकुलर नॉर्मल दे रखा होगा। मतलब नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है, मतलब ओरिजिन से पास होता हुआ नॉर्मल दे रखा होगा। ठीक है, तब उसका इक्वेशन क्या होगा तो हमें निकालना है। तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। दूसरा हम देखेंगे प्लेन जो है पासिंग फ्रॉम कोई पॉइंट, क्या हो जाएगा? एक आपको पॉइंट दे रखा होगा एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। मतलब कोई एक पॉइंट में से पास होता हुआ होगा और साथ में वो परपेंडिकुलर होगा किसी वेक्टर के साथ, तब उसका इक्वेशन क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तीसरा जब प्लेन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास होता हो, कितने पॉइंट? नॉन कोलिनियर पॉइंट, कितने? तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास होता होगा, तब उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद उसका इंटरसेप्ट फॉर्म देखने वाले हैं। ठीक है, लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ फॉर्म इंटरसेप्ट जो करेगा उसके हिसाब से हम लोग उसका इंटरसेप्ट फॉर्म भी देखने वाले हैं। किसके साथ? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, कौन? प्लेन। चलो, यहां पे हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन भी पढ़ने वाले हैं। फैमिली ऑफ लाइन तो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ लिया था, याद ना? तो वैसे ही फैमिली ऑफ प्लेन मतलब दो प्लेन की इंटरसेक्शन जो होता हो, दो प्लेन का, मान लो एक प्लेन है दूसरा प्लेन है, इन दोनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो लाइन बन रही है मेरी, ये लाइन, तो उसमें से पास होता होगा दूसरा प्लेन हो आपको, तो उसका इक्वेशन निकालना हो, तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे? फैमिली ऑफ प्लेन का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद दो प्लेन कोप्लेनर क्यों कहोगे? सॉरी, पैरेलल कब हो गए? ठीक है, परपेंडिकुलर कब हो गए? ठीक है, उनके बीच का एंगल क्या होगा? ठीक है, वो सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज कि लाइन का हमने जैसे शॉर्टेज डिस्टेंस देखा है ना, दो लाइन के बीच में, वैसे हम लोग किसी पॉइंट का प्लेन के बीच का डिस्टेंस हमने देखने वाले हैं। क्या? पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी सारी टॉपिक हम लोग यहाँ पे प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मतलब आप देख सकते हो कि बहुत सारे टॉपिक हो गए। ये तो 5 लिखे मैंने और 5 तो मैंने बोल दिए। ठीक है, तो हम लोग 10 टॉपिक इसके बारे में डिस्कशन करने वाले, 10 से 11 जितने भी हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म से। कहां से स्टार्ट करते हैं? नॉर्मल फॉर्म से। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल फॉर्म में क्या बोला कि आपको प्लेन दे रखा होगा। पहले लेता हूं, कैसा अजीब बना। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड, हम लोग तो एक्स लेते हैं। ठीक है, चलो कोई बात। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या दे रखा होगा? ओरिजिन से प्लेन को परपेंडिकुलर लाइन होगी, और ये है मेरा हाथ प्लेन समझ लो, ये ओरिजिन समझ लो, नीचे मार्कर का पॉइंट, मतलब ये परपेंडिकुलर आपको दे रखा है। तो ये जो हमारा नॉर्मल है वो कहां से ड्रॉ किया होगा? ओरिजिन से ड्रॉ किया होगा।
ठीक है। तो इस प्लेन का इक्वेशन जो आपको निकालना है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। कौन सा फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, तो मैं प्लेन को इस तरह से राइट कर दूं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये समझ लेना प्लेन है, इस तरह रखा हुआ, ओके। और यहां से ये भावना समझना है यहां से, ठीक है। तो ये आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ON दिख रहा है कुछ, है ना? मतलब मैं बोल सकता हूं ON इज अ नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। चलो, नॉर्मल फॉर्म से याद आ रहा है मुझे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोगों ने टेंशन में पढ़ा था, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? तो वहां से भी हम लोगों ने ओरिजिन से एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p वाला कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे प्लेन में है, यहाँ पे क्या है, ओरिजिन से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ON इज अ नॉर्मल प्लेन। चलो, अब प्लेन के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, जनरल पॉइंट मान लो मैंने ले लिया P, उसके कोऑर्डिनेट लेता हूँ x y z, तो ये OP वेक्टर बन जाएगा हमारे पास। इसको भी ज्वाइन कर लो, चलो इस तरह से, ठीक है। ये वेक्टर इस तरह से बना लो, देख सकते हो, ठीक है। तो OP वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि जनरल पॉइंट है। तो क्या लिख सकता हूँ उसके लिए, xi कैप, yj कैप एंड zk कैप लिख सकता हूँ। अब देख सकते हो इन ट्राइंगल ONP के अंदर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, इस बात तो कोई गलती नहीं करूंगा, याद रखना। ये OP प्लस PN एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, OP वेक्टर प्लस PN वेक्टर, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, रिजल्टेंट ON आ जाएगा। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा, लाइन में लोचे मारे थे, याद है मुझे। चलो, OP प्लस PN इज इक्वल टू ON। तो OP वेक्टर क्या है, रीजन वेक्टर है R, प्लस PN वेक्टर पता नहीं, ON क्या आ जाएगा। चलो, अब यहां से जो नॉर्मल दे रखा है ना बच्चों, ओरिजिन से, उसका लेंथ आपको डी दे रखा है, क्या दे रखा है, डी। ON की लेंथ आपको स्मॉल डी दे रखी है, ठीक है, ओके। और उसकी डायरेक्शन में, ON की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूं, मतलब नॉर्मल की जो डायरेक्शन है, हाँ, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर मैं ले लेता हूं। मतलब ये जो ON परपेंडिकुलर लाइन जो ला रही है प्लेन को, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप ले लो, तो हमारा ON वेक्टर क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड है, उसके डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई ON क्या आ जाएगा, d इंटू n कैप, ठीक है। और यहाँ पे ON क्या दे रखा है, प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है हमारा, स्मॉल d, ठीक है। तो मैं ON की जगह क्या लिख सकता हूँ, dn कैप लिख सकता हूँ। आई होप कि इसमें समझ में आ गया होगा। d क्या है, ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। n कैप क्या है, ON की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग ON वेक्टर लिख सकते हैं dn कैप, दैट्स इट, ओके। तो भाई r प्लस pn इज इक्वल टू dn कैप, तो भाई pn हमारा आ जाएगा dn कैप माइनस r, ठीक है ना, कोई दिक्कत, आई होप कि नहीं होनी चाहिए। चलो, अब क्या कर ले, अब भाई साहब क्या देखे, कुछ तो करना पड़ेगा सर। अब यहां पे ध्यान से देख सकते हो कि भाई Pn जो वेक्टर है वो प्लेन पे है, Pn वेक्टर लाइज ऑन प्लेन, और ON इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना। हम लोग प्लेन को पाई से डिनोट करते हैं, कहां से, किससे डिनोट करते हैं, पाई। तो ON इज परपेंडिकुलर टू पाई, प्लेन से, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में क्या बता सकते हैं कि Pn इज परपेंडिकुलर टू ON हो जाएगा, क्योंकि Pn वेक्टर कहां पे लाइज कर रहा है, प्लेन पे। ON परपेंडिकुलर प्लेन से, तो ON ऑब्वियस है, प्लेन के जितने भी वेक्टर होंगे उसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो भाई Pn के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा।
बाई पी एन परपेंडिकुलर टू ओ एन लिख सकता हूं मैं। अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो पी एन डॉट ओ एन इज इक्वल टू 0। चलो डॉट प्रोडक्ट कर ले। पी एन हमारे पास ये रहा, डी एन कैप माइनस आर वेक्टर डॉट ओ एन कितना है हमारे पास, कहाँ गया, डी एन कैप, फिर से इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट कर ले इसका, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी तो कांस्टेंट नंबर है, डी इंटू डी बी स्क्वायर आ जाएगा, एन एन कैप इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस आर डॉट डी एन कैप इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है कुछ? ओके। अब ये डी जो है एन कैप है उसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ऑलरेडी। तो बचा क्या, डी स्क्वायर माइनस आर डॉट डी एन कैप इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं फिर से डी कॉमन निकाल सकता हूं, तो क्या आ जाएगा डी माइनस आर एन कैप इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट नंबर है ना डी, तो निकाल सकते हैं, उस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या आंसर आया, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। और ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म of normal form of plane, ठीक है ना, इतनी बार ऑफ यूज कर ले, ठीक है। तो भाई नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर होता है, उसका वेक्टर फॉर्म आ गया, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन है उसका वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज है वो ध्यान से समझना जरूरी है कि क्या दे रखा है डिटेल में। आर तो हमारा जनरल वेक्टर है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, कौन सा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। डी क्या है हमारा, बच्चों डी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के समय नए क्वेश्चन नए फॉर्म में हमारे पास भी डी आएगा दूसरे फॉर्म में, तो वो डी जो होता है वो ये डी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ये जो डी है आप देखो, तो मैंने क्या बताया, यहाँ लिखा था ओ है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, किसका ओरिजिन डिस्टेंस है, प्लेन का, ओके। समझ आ रहा है? कभी आगे जो आएगा डी वो क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, कोई एनी कांस्टेंट होगा, कोई डिस्टेंस नहीं होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो डी है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, याद रखना, ओके। चलो ये तो बात हो गई, किसकी फॉर्म की बात हो गई, वेक्टर फॉर्म की। ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, समझ में आ रहा है कुछ, ओके। अब ये बच्चों ये एन कैप तो क्या होता है, मान लो यहाँ पे मैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रिश्ते के बारे में बात करूँ, तो एन कैप क्या आ जाएगा, हम लोग कोई भी नॉर्मल वेक्टर होता है, मान लो नॉर्मल वेक्टर में ले रहा हूँ, ये क्या नॉर्मल वेक्टर है, तो नॉर्मल वेक्टर मान लो मैंने ए आई कैप ले लिया, बी जे कैप ले लिया और सी के कैप ले लिया, लेकिन यूनिट वेक्टर जब उसका निकालूंगा, सॉरी एन कैप निकालूंगा, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, एल आई कैप एम जे कैप एंड एन के कैप, ठीक है ना। आपको पता ही होगा, क्योंकि एन वेक्टर जो होता है उसके जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, एन कैप जो होता है उसके जो स्केलर कंपोनेंट होता है क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई, सॉरी इसमें कन्वर्ट करने की ट्राई करूँ, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करूँ, तो क्या लिख पाऊंगा यहाँ पे, तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर, आर तो आपको बताइए क्या है, या आर आर मैंने लिखा है या आर वेक्टर आएगा, हाँ गलती हर जगह आर आर लिखेंगे, आप बता नहीं सकते यहाँ पे आर वेक्टर लिखना है, हाँ सॉरी तो भूल गया, आप तो बोल ही नहीं सकते आर वेक्टर आर, ठीक है। तो आर वेक्टर हमारा क्या है, यहाँ पे भी देखो, आर वेक्टर क्या हमारा एक्स आई वाई जे एंड जेड के डॉट, हमारे पास एन कैप क्या है, ये रहा एल एक्स एल आई एम जे और एम के इज इक्वल टू स्मॉल डी, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू स्मॉल डी, समझ आ रहा कुछ। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन, ओके।
और आपको हैरानी होगी ये जान के कि ये फॉर्म का हम लोग ज्यादा यूज नहीं करने वाले। तो किस फॉर्म का ज्यादा यूज करने वाले, ठीक है। हमारे पास हर बार या मोस्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर दे रखा होगा, ना कि उसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। समझ आ रहा है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं दे रखा होगा, सबसे ज्यादा नॉर्मल वेक्टर दे रखा होगा, ठीक है। तो भाई साहब ये जो मैंने फॉर्म लिखे मैंने r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू t और lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू t, तो ये रिस्पेक्टिवली हमारा वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म आ गया, ठीक है। किसका? प्लेन का, जब नॉर्मल फॉर्म में होता है तो, राइट। अब बच्चों यहां मैं दूसरा फॉर्म लिख रहा हूं, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d और ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू स्मॉल d। तो यहाँ पे मैंने r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d लिखा, तो r वेक्टर डॉट d वेक्टर r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d, ये भी हमारा कौन सा फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म ही है। यहाँ पे ये क्या आ गया? नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। और ये क्या है? कांस्टेंट। समझ रहे हो कुछ? अब यहाँ पे जो स्मॉल डी है ना, वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है, ठीक है। अब याद करो हम लोग जब भी n के फाइंड करते थे तो क्या करना पड़ेगा? n वेक्टर डिवाइड बाय उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे दोनों साइड में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लूंगा, r वेक्टर डॉट n वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड n वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय स्मॉल, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ? ओके, आपको ये कंफ्यूजन ना हो तो स्मॉल d को मैं कैपिटल D लिख लो, है ना, तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में ना रहे, ठीक है। लेकिन याद रखना जब डिस्टेंस वाली बात आएगी, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन, तब वो डिस्टेंस कैपिटल D से डिनोट किया होगा, याद रखना। तो यहाँ पे कैपिटल D लिखना हो, स्मॉल d लिखना हो, आपकी मर्जी जो लिखना लिख सकते हो, लेकिन ये जो है वो कांस्टेंट है, याद रखना। ओके चलो, अब भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल फॉर्म है हमारा ये वाला, इसको मैं मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर से डिवाइड कर लूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फॉर्म आ जाएगा, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू स्मॉल d। समझ आ रहा है? तो मतलब आप ध्यान से देख सकते हो कि हमारे पास एक चीज और मिल गई। क्या मिल गई? कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना हो स्मॉल d, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना हो स्मॉल d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? d डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। समझ आ रहा है? मतलब वहां पे जो भी कांस्टेंट होगा उसको नॉर्मल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ जाएगा, इसका प्लेन का, ठीक है। यहाँ पे n वेक्टर n कैप लिखा, यूनिट वेक्टर लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? नॉर्मल वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। समझ आ रहा है कुछ? इतना ही डिफरेंस है, ओके। और यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? डायरेक्शन रेशियो लेके हम लोगों ने क्या लिखा है? प्लेन का इक्वेशन। तो ये क्या लेता हूँ? कैपिटल, ठीक है। तो ax plus by plus cz is equal to d, तो ये भी हमारा क्या आ गया? प्लेन का इक्वेशन। कब? जब ये डायरेक्शन रेशियो होंगे, ठीक है। और ये भी क्या है? नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? ये कार्टेशियन है। याद रखना इसमें ये d है वो सम कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, आई होप बच्चों कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि भाई यहाँ पे r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d, n कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, d हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d, ये हमारा क्या हो गया? कार्टेशियन फॉर्म हो गया। मैं यूनिट वेक्टर की जगह से वेक्टर लिया तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d आ गया। n वेक्टर क्या है? नॉर्मल वेक्टर, दैट्स व्हाई इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, ठीक है। दैट्स इट, फाइन। और यहाँ पे मैंने d बताया, ये d क्या है? कांस्टेंट है, कोई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है। लेकिन जब मैं इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लूंगा नॉर्मल वेक्टर के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों कि इतने टॉपिक में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी को भी क्वेरी हो तो प्लीज बोल सकते हो, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़े। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिया है जिसकी वजह से आपको नॉर्मल फॉर्म का प्रॉपर्ली यूज करना आ जाए, ठीक है। और गलती कहाँ होती है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज
एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखा है t इक्वल टू, तो क्या आता है 6/√29 एंड इस नॉर्मल वेक्टर टू द ओरिजिन इज, ये क्या लिखा है ओरिजिन की स्टार्टिंग पे देखो, ओरिजिन इज इक्वल टू d। अच्छा तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, समझ में आ रहा है कुछ आया ना। तो बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती क्या कर लेते हैं कि हर बार ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखा होता है तो हमारे दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि y वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d, और r वेक्टर डाल देंगे यहाँ पे, n वेक्टर हम लोग ये डाल n कैप ये डाल देंगे, हाँ, और ये d डाल देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा हम लोग सोचते रहते राइट, लेकिन ये गलत है। अब देखो ध्यान से कि ये नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, ना कि हमारे पास ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। कुछ समझ में आ रहा है ना। तो भाई साहब हम लोग इस फॉर्म में वैल्यू रख के क्वेश्चन आंसर निकालना होगा तो पहले हमें एन कैप निकालना होगा। तो एन कैप कैसे निकालोगे, एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, क्या आ जाएगा, ये 4 ये 9 और ये 16, कितना होता है 29 होता है। तो क्या आ जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अंदर 29। कुछ समझ में आ रहा है, ये n कैप आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर यहाँ पर रखें r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय अंडर 29 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 6/29, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो इक्वेशन निकाला वो कैसे निकाल लिया, n वेक्टर की जगह हम लोगों ने क्या यूज किया, n के बीच के, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर 29 कट कर सकते हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गया। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या, ये r वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप yj कैप और zk कैप, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्म आ गया, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कहाँ पे गलती होती है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि हर बार हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, नॉर्मल वेक्टर को एज अ यूनिट वेक्टर यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हर बार याद रखना नॉर्मल वेक्टर मतलब n वेक्टर दे रखा है, ना कि n कैप, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप बच्चों कि आपको नॉर्मल फॉर्म और उसका मैंने जो एग्जांपल करवाया वो आपको समझ में आया होगा, कहाँ गलती होती है क्या उनको ध्यान रखना, आपको क्लियर कट हो गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। दूसरा फॉर्म जो है हमारा, कौन सा फॉर्म, कि जब प्लेन जो पास होता है किसी पॉइंट में से और उसको कोई परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा हो तब उसका इक्वेशन क्या आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और सही से देख लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।